हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके चैनल UNV एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कशन कर रहे थे यूपी बोर्ड के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर, और अभी तक हम एक यूनिट ख़त्म कर चुके हैं और दूसरी यूनिट में विदेशी व्यापार पर चर्चा चल रही थी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयात और निर्यात में प्रयोग होने वाले प्रलेखों के बारे में, मीन्स द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्रोसीजर, राइट। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे आयात के डॉक्यूमेंट्स के बारे में और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे निर्यात के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो में केवल आयात के ही डॉक्यूमेंट कवर हो पाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम निर्यात के डॉक्यूमेंट्स कवर करेंगे, राइट। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, विदेशी व्यापार का प्रोसीजर आपको पता ही है। अब आयात में जो मुख्य रूप से प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो इंडेंट आता है एक शब्द, दूसरा इसमें दिया हुआ सुपुर्दगी आदेश, देन आगम पत्र, दर्शनीय पत्र, गोदी चालान, गोदी वारंट, रेलवे रसीद, मोटर रसीद इत्यादि। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इंडेंट के बारे में। ठीक है, इंडेंट को कुछ लोग आदेश भी बोल देते हैं, लेकिन इंडेंट और आदेश में फ़र्क है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी समझाया गया है, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि ये जो इंडेंट है ये होती क्या है। आप में से ज़्यादातर लोग इसका नाम पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो बेहतर है कि इसके बारे में समझ लिया जाए कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो देखिए आपको पता है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आयात के डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि एक कंपनी है जो किसी विदेशी कंपनी से क्या करने वाली है, आयात करने वाली है। तो मैं इससे आयात करने वाली कंपनी नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको आई नाम दे दिया। और ये कंपनी क्या कर रही है, हमें एक्सपोर्ट कर रही है, ये किसी दूसरी कंट्री में। ठीक, अब देखिए होगा क्या, जाहिर सी बात है ये जो कंपनी है इस कंपनी से सामान जो तब मंगाएगी जब पहले इंक्वायरी की होगी इनके सामान के बारे में, और उसके बाद जब संतुष्ट हो गए होंगे तब इनको एक आदेश दिया जाता है। ठीक है, अब फ़र्क क्या है आदेश और इंडेंट में, ये थोड़ा सा समझिएगा। अगर कंपनी डायरेक्टली इस एक्सपोर्टर को, जो ये एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, इसको डायरेक्ट अगर आदेश दे देती है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि विदेशी व्यापार में कुछ कठिनाइयां हैं और आपको किसी न किसी प्रतिनिधि की स्थापना करनी पड़ती है, उसके थ्रू काम चलता है। तो बीच में कहीं ना कहीं एक इनका एजेंट आ जाए। ठीक, तो क्या होगा, जो इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति है या जो कंपनी है वो किससे संपर्क करेगी, एजेंट से करेगी। तो एजेंट को जो आदेश दिया जाता है उसका नाम क्या होता है, इंडेंट। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विदेशी व्यापार में जब माल मांगने के लिए सीधे निर्माता को आज्ञा दी जाती है तो उसे ऑर्डर या आदेश कहते हैं, किंतु जब निर्माता प्रतिनिधि को माल के लिए आज्ञा दी जाती है तब उसे इंडेंट कहा जाता है। ठीक है ना। अभी जो एजेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि हमने नियुक्त किया हुआ है, ये इस एक्सपोर्टर का ही एजेंट है, इनकी आपस में डीलिंग है। ठीक है, हम डायरेक्टली एक्सपोर्टर को आदेश नहीं दे रहे हैं, इनका कोई प्रतिनिधि है, कोई एजेंट है, उसको हम आदेश दे रहे हैं। तो उसको हमने जो आदेश दिया हुआ है उसको क्या नाम देते हैं, हम इंडेंट नाम देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आदेश बिल्कुल फाइनल होता है और इंडेंट में कुछ संभावनाएं रह जाती हैं कि इसे कंप्लीट किया जा सकता है। हालांकि इंडेंट भी दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज। अगर हिंदी में बात करें तो ओपन यानी कि खुली इंडेंट हो गई और क्लोज यानी कि बंद इंडेंट हो गई। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, बंद वाली में क्या होता है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी गई हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो एज इट इज़ फॉलो की जाएंगी, चाहे वो एजेंट को ही भेजी गई हो, लेकिन एक्सपोर्टर को भी वो एज इट इज़ फॉलो करनी होंगी। देयर विल बी नो चेंज इन दैट, राइट। लेकिन जो खुली वाली है उसमें क्या है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस हो सकते हैं।
तो ये थोड़ी सी क्या है, फ्लेक्सिबल, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा क्लोज वाले में, लेकिन खुले वाले में चेंजेस हो सकते हैं, तो ये फ़र्क होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बंद इंडेंट के बारे में। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक इंडेंट। जब आयातकर्ता माल की मात्रा, मूल्य, किस्म, पैकिंग, बीमा, जहाज तथा भुगतान आदि संबंधी सभी बातों का उल्लेख कर देता है तो इस प्रकार के इंडेंट को बंद या पूर्ण इंडेंट कहते हैं। इसमें निर्यातकर्ता आयातकर्ता की बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। देखिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो एक्सपोर्टर है हमारा, वो इम्पोर्टर की परमिशन के बगैर इसमें कोई भी चेंज कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ये पैक कर दिया कि भाई ये जो बातें लिखी हुई हैं एज इट इज़ ही मान्य होंगी। अब खुले में क्या होता है कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं कुछ बातों को लेकर। देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़ते हैं। जब आयातकर्ता अपने आदेश में माल की किस्म, मात्रा व मूल्य के अतिरिक्त अन्य सभी बातों का अधिकार निर्यात प्रतिनिधि पर छोड़ देता है तो उसे पूर्ण या खुला इंडेंट कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट यानी कि एक तरह का आदेश होता है, लेकिन किसको दिया जाता है? निर्माता प्रतिनिधि को दिया जाता है। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा निर्यात करता है उसको नहीं दिया जाता। अब आदेश और इंडेंट में क्या फ़र्क है देख सकते हैं। परिभाषा देखिए, वही बात यहाँ पे आ गई कि ऑर्डर किसको दिया जाता है? सीधे निर्माता या उत्पादक को। और इंडेंट किसको दिया जाता है? जो आपका निर्माता है या जो आपका निर्यात करता है उसके प्रतिनिधि को। ठीक है, माल भेजने की व्यवस्था, चूँकि आदेश सीधे निर्माता को पहुंचाना है इसलिए आयातक को माल भेजने की व्यवस्था निर्माता ही करता है। जाहिर सी बात है कि अगर डायरेक्टली इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कोई आदेश देगा तो उसको माल कौन भिजवाएगा? एक्सपोर्टर ही भिजवाएगा। लेकिन अगर एजेंट को भेजा जाएगा तो एजेंट उसकी व्यवस्था करवाएगा। तो जो इंडेंट में होता है, देखिए क्योंकि इंडेंट निर्यात प्रतिनिधि को पहुंचता है इसलिए पहले वह इंडेंट के अनुसार निर्देशानुसार माल को निर्माता या निर्याताओं से संग्रह करता है और फिर आयातक को भेजने की व्यवस्था करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यापार, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऑर्डर में क्या है कि एक प्रत्यक्ष व्यापार होता है और इंडेंट में क्या होगा? अप्रत्यक्ष व्यापार, क्योंकि बीच में एक स्टेप और आ गया तो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, प्रचलन की बात करें तो जो ऑर्डर वाला जो तरीका है ये थोड़ा कम प्रचलित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, डायरेक्ट क्योंकि संपर्क करना बहुत मुश्किल है, बीच में आपको एजेंट के थ्रू ही संपर्क करना पड़ेगा, तो ये अधिक प्रचलन में है। लिखित या मौखिक, ठीक है, जो ऑर्डर है वो आपका लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, और लेकिन ये जो इंडेंट है सदैव लिखित होती है। आदेश या निर्देश, इसमें आदेश होता है, अधिकार या निर्देश नहीं। ठीक, केवल आदेश होता है। इसमें आदेश, अधिकार व निर्देश सभी होते हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर। प्रारूप की बात करें तो ऑर्डर का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता, लेकिन इंडेंट का एक निश्चित प्रारूप होता है। प्रकार की बात करें तो ऑर्डर तो एक ही प्रकार का होता है, सिंपल ऑर्डर, लेकिन अगर अभी हमने इंडेंट को समझा तो उसके दो प्रकार होते हैं, पूर्ण या अपूर्ण, या खुला या बंद इंडेंट। ठीक है, अब आपको इंडेंट के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम समझ लेते हैं इंडेंट में आखिर होता क्या है, क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या उसमें मुख्य बातें होती हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले इसमें जिक्र किसका होता है, क्योंकि देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं, दो कंपनीज के बीच में बिजनेस हो रहा है, एजेंट ज़रूर है बीच में, लेकिन डीलिंग इन कंपनीज के बीच में हो रही है और दूर बैठे बैठे ये बातें हो रही हैं, तो इसमें कोई ना किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। एक एक चीज़ लिखित में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडेंट के अंदर एक पॉइंट क्या रहेगा आपका, आकार व प्रकार। आकार व प्रकार से क्या मतलब है हमारा, कि जो भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका साइज़ कितना होगा और क्वालिटी क्या होगी। ठीक है ना, स्पेशली इसको मेंशन किया जाता है। ठीक, वरना कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है कि साइज़ कुछ और मांगा गया और कुछ और भेज दिया गया। अब ये तो है नहीं कि बगल में दुकान है और उसको तुरंत वापस कर दिया जाए, इस पर कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होगा रिटर्न करना, इसलिए पूरी सावधानी से काम किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया जाता है कि किस साइज़ का प्रोडक्ट चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है मात्रा। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई?
क्योंकि जब तक आप ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि वो प्रोडक्ट आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए तो फिर वो कितना आपको भेजा जाए, तो क्वांटिटी भी स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो कंट्री है जिससे आप मंगा रहे हैं, यानी कि जो एक्सपोर्टर का कंट्री है, तो वहाँ पे जो भी यूनिट्स चल रहे होंगे मेजरमेंट के, आपको उसी में आदेश देना है। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे वज़न के लिए केजी नहीं चलता, वहाँ पे पौंड चलता है, तो फिर आपको पौंड्स में देना पड़ेगा। ठीक है, लीटर में लीटर नहीं चलता, वहाँ गैलन चलता है, तो आपको गैलन में ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ आपको स्पेसिफिकली आपको मात्रा मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो किसके बारे में है, मूल्य के बारे में, प्राइस। ठीक, तो ये भी बात तय है कि आप उसको स्पष्ट रूप से बता के, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डिटेल होगी, कोटेशन आपके पास आ गई होगी, जिसे हम प्रोफोर्मा इनवॉइस कहते हैं, उससे आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस रेट में आपको कौन सी वस्तु मिलेगी, तो आप उस रेट को भी स्पेसिफाई कर दें अपने इंडेंट में तो बेहतर रहेगा। इससे क्या है, किसी भी तरह का भ्रम नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना, तो मूल्य भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और एक और चीज़ इसके अंदर आती है कि कौन कौन से मूल्य इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक, कि भाई भाड़ा शामिल होगा नहीं होगा, वो बातें भी आप स्पष्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है दिखावट। दिखावट से मतलब क्या है हमारा, मेकअप। मेकअप यानी कि आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को और बेहतर या अट्रैक्टिव तरीके से भेजना। ठीक है, जिससे कि देखने में अच्छी लगें, सुविधाजनक तरीके से भेजा जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिकेशन इंपोर्टर देना चाहता है एक्सपोर्टर को, तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपका पैकिंग का। ठीक है, क्योंकि देखिए ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे, कि आप किस तरह का प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, उसका नेचर क्या है। अगर उसका नेचर ऐसा है कि बहुत जल्दी उसमें आग लग सकती है, तो उसकी पैकिंग जो है उसी हिसाब से होगी। ठीक है, अगर उसका नेचर ऐसा है कि वो बहुत ही जल्दी टूट सकता है, तो उसकी पैकिंग उसी हिसाब से होगी। तो उसके लिए भी इंपोर्टर जो है स्पेशल इंडिकेशंस दे सकता है। वैसे तो जो कंपनी सप्लाई करने वाली होती हैं वो खुद इस बात का ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी अगर इंपोर्टर कोई विशेष तरह की पैकिंग चाहता है तो वो स्पष्ट रूप से मेंशन कर सकता है। और अगर वो नहीं करता है और उसकी वजह से कुछ उसके माल का नुकसान हो जाता है, तो कल को वो एक्सपोर्टर को क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि उसने जैसी पैकिंग मांगी उसके अकॉर्डिंग ही वो बातें भेजी गई। कल को कहेगा नहीं आपको खुद समझना चाहिए, तो ये खुद समझने वाली बातें कई बार बिजनेस में चलती नहीं, जो लिखा जाएगा उसी पे बात होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आप पढ़ लीजिएगा, पैकिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्किंग, यानी कि चिन्ह डालना। ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई किस तरह के चिन्ह बनाए जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शिप के थ्रू माल जाता है और वो एक अकेले व्यक्ति का माल नहीं जाता है, उसमें कई कंपनी का माल हो सकता है। तो आप अपने गुड्स पर क्या कर दें, स्पेशल मार्किंग की बात कह दें, यानी कि इंपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर को स्पेशल इंडिकेशन दे देगा, इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि भाई आप जो है हमारे गुड्स पे ये वाला मार्क लगा के भेज दें। कोई भी मार्क, ट्रायंगल का मार्क हुआ या स्क्वायर का हुआ, इसके अंदर कुछ लोगो अपना छपवा सकते हैं, कुछ लिखवा सकते हैं, व्हाटएवर। नेक्स्ट है माल भेजने का समय व साधन। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें रह गया मार्किंग में कि गुड्स के नेचर के हिसाब से भी लिखवा सकते हैं आप। जैसे कि ग्लास वाला है तो हैंडल विथ केयर लिखवा लिया, आग लगने वाला है तो हाईली इन्फ्लेबल लिखवा लिया, ये सब चीज़ें भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है माल भेजने का समय व साधन। अब माल आपको कब चाहिए, यानी कि इंपोर्टर को कब चाहिए, उसके मुताबिक वो टाइम बताता है किसको, एक्सपोर्टर। ठीक है, और किस साधन से उसके लिए कन्वीनियंट रहेगा तो वो भी वो बता देता है, शिप के थ्रू या वायुयान के थ्रू, जैसा भी हो। ठीक है, तो वो भी बातें इसके अंदर मेंशन हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका बीमा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंश्योरेंस का, कि भाई जो माल का इंश्योरेंस है वो कौन पे कर रहा है। देखिए कायदे में क्या है कि जो व्यक्ति इंपोर्ट करता है उसे ही पे करना है, लेकिन अगर एक्सपोर्टर पहले से पे कर देता है तो उसका पैसा डायरेक्टली एक्सपोर्टर को पे करेगा वो, और अगर एक्सपोर्टर पहले से पे नहीं कर रहा है तो फिर इंपोर्टर जो है वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेगा। तो इसकी भी क्लैरिफिकेशन आप दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडेंट में इसको मेंशन कर दीजिए, एक्सपोर्टर अपनी तरफ से नहीं करेगा, जो हमारा निर्यात करता है वो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द बिगेस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वाई, बिकॉज सब कुछ किस लिए हो रहा है, माल मंगाने और पैसे भेजने के लिए। तो भाई जो व्यक्ति इंपोर्ट करेगा माल को वो उसका पेमेंट भी देगा,
तो पेमेंट किस तरीके से होगा उसके बारे में वो जानकारी दे सकता है इंडेंट के अंदर कि भाई चेक के थ्रू होगा, ठीक है, या ड्राफ्ट के थ्रू होगा, वो सारी जानकारियाँ दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पंच निर्णय। इसको ज़रा समझते हैं, ये पंच निर्णय क्या है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में आर्बिट्रेशन बोलते हैं। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई ये देखिए, ये हमारा इंपोर्टर है और ये हमारा एक्सपोर्टर है। ठीक, अब जब बिज़नेस कर रहे हैं लोग तो कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी भी बात में कन्फ्यूजन हो गया। वैसे तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि किसी भी तरह कन्फ्यूजन हो ना और कोई विवाद ना हो। अगर किसी भी तरह का कोई विवाद हो गया तो भाई उसका निपटारा कैसे होगा। तो निपटारा करने के लिए ये दोनों सहमत होते हैं किसी एक व्यक्ति को तय करने में कि भाई ये हमारा क्या करेगा, निपटारा करेगा, ये हमारा आर्बिट्रेशन करेगा। या ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्टर तय हो गया है कि भाई आपकी तरफ का जो कोर्ट है वहाँ से हम करेंगे। या ये भी हो सकता है इंपोर्टर तय हो गया है कि भाई आपकी तरफ का जो कोर्ट है वहाँ से हम निपटारा करेंगे। या दोनों मिलके अपनी जानकारी का कोई तीसरा व्यक्ति चुन लेते हैं, ठीक है, जो आर्बिट्रेशन का काम करेगा, इनके बीच में बीच बचाव करवाने की कोशिश करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा और सही फैसला देगा। ठीक है, तो ये बातें पहले ही क्लियर कर देना अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में अगर कोई विवाद हो भी जाए तो क्या है, आपसे रिश्ते खराब नहीं होते, निपटारा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पंच निर्णय। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो एक इंडेंट के अंदर होनी चाहिए, बट इट डजंट मीन कि केवल यही बातें होंगी, कुछ और बातें भी हो सकती हैं। दीज आर ऑल दी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट के बारे में। तो इंडेंट के अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आयात के सिलसिले में, वो क्या है, सुपुर्दगी आदेश, यानी कि डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, इसको समझते हैं भाई, डिलीवरी ऑर्डर। अब देखिए भाई, डिलीवरी ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये है हमारा इंपोर्टर और ये है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने माल जो है इंपोर्टर के पोर्ट पर भिजवा दिया। अब पोर्ट से आपको माल छुड़वाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी ऑर्डर दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आयात प्रतिनिधि से सूचना मिलने पर निकासी प्रतिनिधि जहाजी कार्यालय में जाकर यह पता लगाएगा कि जिस जहाज से माल जा रहा है वह बंदरगाह पर कब पहुँचेगा। यदि जहाज आ गया है तो वह जहाज बिल्टी को, जो कि उसके नाम बेचान कर दी गई होती है, जहाजी कंपनी के अधिकारियों को दिखाकर भाड़ा चुकाएगा। यदि वह पहले से ही चुकता नहीं था और उसे जहाज के कप्तान के नाम इस आशय का आदेश प्राप्त करेगा कि आदेश लाने वाले को उल्लिखित माल जहाज पर से उतार लेने दिया जाए। आदेश पर जहाजी कार्यालय के अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। इसी आदेश को सुपुर्दगी आदेश या निकासी चालान कहा जाता है। इसे प्राप्त किए बिना जहाज का कप्तान माल को जहाज पर से उतारने नहीं देगा। उक्त आदेश या चालान की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं, एक प्रति गोदी अधिकारी को देने हेतु और दूसरी जहाज के कप्तान को देने के लिए। यदि जहाज बिल्टी प्राप्त नहीं हुई है तो किंतु माल आ गया है तो निकासी प्रतिनिधि एक गारंटी फॉर्म भरकर जहाजी कार्यालय से उक्त आदेश प्राप्त कर सकता है। जब जहाजी बिल्टी आ जाए तो इसे देकर गारंटी फॉर्म लौटा देना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए, माल आया किसके थ्रू, शिप के थ्रू। शिप कौन चला रहा है भाई, कैप्टन चला रहा है। ठीक है, अब कैप्टन आपको माल की डिलीवरी तब तक नहीं देगा जब तक कि आप उसे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा देते। कैसे डॉक्यूमेंट्स भाई, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के माल आप ही का है, आप ही ने ऑर्डर किया था और एग्जैक्ट क्वांटिटी जो आपने कही थी वही क्वांटिटी यहाँ पर है। ठीक है ना, जब वो इस सारे डॉक्यूमेंट से संतुष्ट हो जाएगा तो ये जो कैप्टन है इस हमारे इंपोर्टर को क्या देगा, डिलीवरी ऑर्डर देगा, साइन करके देगा कि भाई आप इस माल की डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये जो जहाज का कप्तान होता है, ठीक है, हमारे आयातकर्ता को जो आदेश देता है, यानी कि परमिशन देता है माल छुड़ाने की, उसे हम क्या कह देते हैं, सुपुर्दगी आदेश या डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसकी 2 प्रतियां बनती हैं, एक तो भाई वो खुद ही रखेगा और एक कहाँ पे आएगी, हमारे जो डॉक ऑफिसर होगा, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उसको देने के काम आएगी, छुड़वाने के लिए, निकालने के लिए कि भाई ये माल हम यहाँ से ले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि ये होता है पोर्ट होता है। पोर्ट यानी कि हिंदी में हम कहें तो बंदरगाह। बंदरगाह
अगर हम कहें तो समुद्र का एक किनारा होता है जहाँ पे आके जहाज रुकते हैं और माल उतरता है। ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है, ठीक है। पोर्ट के बाद, पोर्ट पे तो भाई जहाज ने क्या किया, माल उतारा, ठीक है, जहाज यहाँ पे आके लग गया और पोर्ट पे उसने माल उतारा। फिर माल, अब यहाँ तो भीड़ हो जाएगी अगर सारे जहाज माल यहीं पे उतार के छोड़ देंगे तो। उसके बाद इस माल को कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डॉक, ठीक। यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया जाता है, ठीक। यहीं पे सारा जो है लेन देन और सारी जानकारियाँ होती हैं। अगर यहाँ से माल छुड़वा लिया जाता है तो डायरेक्टली इंपोर्टर कोई भी व्यक्ति यहाँ से ले जाएगा, वरना यहीं पे हमारे क्या बने होते हैं, वेयर हाउसेस बने होंगे, यानी कि हमारे भंडार गृह बने होंगे। अगर आयात कर नहीं चुकाया जाता है तो माल यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से सिस्टम रहता है, ठीक। तो आप भाई शिप आया, शिप में यहाँ पे आप पहुँचे, आपने यहाँ से माल छुड़वाया, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो एक कॉपी यहाँ भी इनको देनी पड़ेगी, इसलिए 2 कॉपी तैयार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आयात के सिलसिले में वो क्या है, प्रवेश बिल, यानी कि बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए क्या लिखा है, आयात होने वाले माल पर आयात कर चुकाना आवश्यक है। आयात कर के निर्धारण हेतु चुंगी अधिकारी को उस माल के विषय में जानकारी देना आवश्यक है। ऐसी जानकारी देने के लिए आयातक या निकासी प्रतिनिधि चुंगी अधिकारी से कर चालान का फॉर्म लेकर भरता है। इसे ही आगम पत्र या प्रवेश बिल कहा जाता है। कर लगने वाली, कर ना लगने वाली और पुनः बाहर जाने वाली वस्तुओं के लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्म होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के रंगीन कागज अथवा स्याहियों में छपे होते हैं। जो फॉर्म उपयुक्त हो उसे ही चुंगी घर से लेकर निम्न विवरण उसमें सही और स्पष्ट रूप से भर देना चाहिए। क्या क्या भरना होगा, जहाज का नाम, उस बंदरगाह का नाम जहाँ से माल चला है, माल मंगाने वाले का नाम और पता, पेटियों अथवा बंडलों की संख्या और माल का संक्षिप्त विवरण। फॉर्म में दी गई सूचना के आधार पर कर की राशि निर्धारित कर दी जाती है और भुगतान होने पर चुंगी अधिकारी फॉर्म की एक प्रति अपने पास रखकर शेष 2 प्रतियां निकासी प्रतिनिधि को लौटा देगा। यानी कितनी कॉपी बनेंगी इसकी, 3 कॉपीज। 1 कॉपी वो अपने पास रखेगा और 2 लौटा देगा, ठीक है। कर राशि की प्राप्ति स्वरूप चुंगी अधिकारी फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर कर देगा। अब ये होता क्या है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई अब आपका क्या है, माल यहाँ पर आ गया, ठीक, माल यहाँ पे आ गया। अब आपको माल छुड़वाना है, पहले तो शिप ने उतार दिया, तो उतारने की परमिशन कब मिली, जब आपने डिलीवरी ऑर्डर दिखा दिया। अब क्या है, डिलीवरी ऑर्डर हो गया, ये बात तो हो गई कि माल आपका है, लेकिन जब तक आप यहाँ की सरकार को आयात कर नहीं चुका देंगे तब तक सरकार आपको माल ले जाने नहीं देगी, ठीक है। तो आयात कर कितना चुकाना है इसकी जानकारी के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है, वो जो फॉर्म है उसको हम क्या बोल देते हैं, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। इसके थ्रू एंट्री होगी, यानी कि प्रवेश बिल, ठीक। इसमें आप सारे माल की डिटेल भरेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट्स होंगे सरकार के, जो भी सिस्टम उस तरह के प्रोडक्ट पे लागू हो रहा होगा, वो आपको बताएंगे कितना आपका आयकर बन रहा है। फिर आप आयकर चुकाइए और माल ले जाइए, ठीक है। तो इस बिल की 3 कॉपी होती है। एक कॉपी तो वहीं उस अधिकारी को दे देनी होगी आपकी, जो ऑफिसर होगा, जो असेस करेगा कितना टैक्स बन रहा है, और 2 कॉपी आप अपने पास रखेंगे, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस सिलसिले में वो क्या है, बिल ऑफ साइट। इसे हम दर्शनी पत्र भी कहते हैं। इसके बारे में समझें। जब बंदरगाह पर माल आ गया लेकिन निकासी प्रतिनिधि को माल का पूरा विवरण ज्ञात नहीं है, ठीक है, जब ऐसी दशा में आयात कर का भुगतान करने के लिए वह दर्शन पत्र अर्थात बिल ऑफ साइट बनाता है। इस पत्र के द्वारा निकासी एजेंट माल का जो विवरण ज्ञात है उसे देते हुए आयात कर के निर्धारण के लिए प्रार्थना करता है और साथ ही यह आश्वासन देता है कि यदि कोई अतिरिक्त बात को पता चले तो यह आवश्यक होने पर अतिरिक्त कर देने को तत्पर रहेगा। चुंगी अधिकारी फिर उसी पत्र के आधार पर कर निर्धारित कर देते हैं। स्मरण रहे कि दर्शनी पत्र की 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं। कर का भुगतान करने पर चुंगी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त 1 प्रति निकासी प्रतिनिधि को लौटा दी जाती है। देखिए इसकी भी 3 कॉपीज तैयार होंगी। अब ये होता क्या है, ये कंडीशनल है। से फॉर एग्जाम्पल कि ये जो व्यक्ति हमारा इम्पोर्टर देखिए खुद नहीं आया, उसने एक पर्सन को भेजा है, ठीक है, इसका एजेंट हो सकता है इसकी।
अब ये माल को छुड़वाने के लिए आया। अब मान लीजिए इसके पास वो प्रॉपर डिटेल्स नहीं है कि माल है कितना, ये तो पता है कि माल क्या है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में है इसके पास एक एस्टीमेट है, अंदाज़ा है। तो ये क्या करेगा, ये क्या भरेगा, एक दर्शनी पत्र भरेगा, यानी बिल ऑफ साइट भरेगा। ठीक है, यानी कि इस एस्टीमेट के बेस पे इसके टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक, और ये पे भी कर देगा। फिर माल को इसको दिखाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कुछ और टैक्स बनेगा तो ये उसे भी पे करेगा। लेकिन इसके पहले इसे क्या भरना पड़ेगा, ये जो हमारा बिल ऑफ साइट है ये भरना पड़ेगा। तो ये बस इस संदर्भ के लिए होता है। इसकी 3 कॉपीज़ होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, एक प्रति जो है उसको दे दी जाएगी। ठीक है, कर का भुगतान करने पर चुंगी अधिकारी के हस्ताक्षर एक प्रति निकासी प्रतिनिधि को लौटा दी जाती है, वो बाकी रख ली जाती है। ठीक है, अगला डॉक्यूमेंट इस संदर्भ में वो क्या है, गोदी चालान, अंग्रेजी में बोले तो डॉक चालान। अब इसके बारे में समझते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया था डॉक क्या होता है। ठीक है ना, ये जगह होती है जहाँ पर माल रख दिया जाता है, कहाँ से उतार के, शिप से उतार के। ठीक है, यहाँ पर भी अधिकारी होते हैं सरकार द्वारा नियुक्त। ठीक, और यहाँ से माल अगर आपको आगे ले जाना है तो बिना चालान कटवाए नहीं ले जा सकते। तो इसी संदर्भ में डॉक चालान की बात कही गई है। देखिए क्या लिखा है, निकासी प्रतिनिधि, निकासी प्रतिनिधि है जो पर्सन छुड़ाने आया है, को डॉक से माल हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह डॉक व्यय का भुगतान ना कर दे। इस हेतु उसे डॉक कार्यालय से एक चालान लेकर भरना होगा। ठीक है ना, जिस तरीके से उसने यहाँ पे अभी क्या भरा था, बिल ऑफ एंट्री भरा था टैक्स की कैलकुलेशन करवाने के लिए। देखिए टैक्स अलग है लेकिन डॉक चार्जेस अलग है। अब आप कहेंगे डॉक चार्जेस क्या है, भाई डॉक चार्जेस ये है कि भाई जितनी देर इस जगह पे आपका माल रहा, कई बार क्या होता है कई घंटों बाद वो पर्सन पहुंच रहा है। ठीक है, कई बार कई दिनों बाद पहुंच रहा है, तो डॉक पे जो माल रखा रहेगा उसके कुछ चार्जेस लगेंगे। क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन चार्जेस को नहीं लगाएगी तो लोग जो है डिलीवरी लेने आएंगे ही नहीं और इसका इस्तेमाल वेयर हाउस की तरह करने लगेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको चार्ज करती है ताकि इसे जल्द से जल्द खाली किया जाए। वो ज़्यादा, उनके पास इतना स्पेस नहीं है और भी माल वहाँ पे रखने की उन्हें जगह बनानी है, इसलिए वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो वो तब तक वहाँ से माल नहीं छूटेगा जब तक ये डॉक चार्जेस का पेमेंट ना हो जाए। और डॉक चार्जेस का पेमेंट करने के लिए एक चालान बनता है जिसको क्या बोलते हैं, डॉक चालान। जो वहाँ का ऑफिसर होगा वही डॉक चालान आपको बना के देगा, आप उसको पे कीजिए, उसके बदले में वो एक तरह का रसीद आपको दे देगा। ठीक है, तो उसको हम डॉक चालान कहेंगे। देखिए क्या है, पहले चालान आपको भरना पड़ेगा, एक चालान लेकर भरना होगा। चालान की 2 प्रतियाँ भरी जाती हैं। देखिए ये याद रखिए किसकी कितनी प्रतियाँ, इसकी 2 कॉपीज़ हैं। ठीक है, जब चालान को उचित रूप से भरकर आवश्यक व्यय राशि सहित डॉक अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो यह चालान पर हस्ताक्षर करके एक प्रति निकासी प्रतिनिधि को लौटा देगा। यह प्रति खर्चों की वसूली की रसीद होती है, ये रसीद के रूप में काम करेगी आपकी। उल्लेखनीय है कि गोदी चालान के साथ निकासी प्रतिनिधि को बिल ऑफ एंट्री या आगम पत्र और सुपुर्दगी आदेश प्रत्येक की एक प्रति भी दाखिल करनी पड़ती है। देखिए अभी हमने देखा था ना, बिल ऑफ एंट्री की हमने कुछ कॉपीज़ बनाई थी, तो एक कॉपी यहाँ भी देनी होगी। इसी तरीके से जो डिलीवरी हमारा ऑर्डर था उसकी भी एक कॉपी यहाँ देनी होगी। तो सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे क्योंकि उनके पास भी रिकॉर्ड रहे कि माल कहाँ से आया था और इसे कौन छुड़ा के ले गया और इस पर कितना टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी जानकारी है। तो एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं कि डॉक चालान क्या होता है कि डॉक पर से आपको माल छुड़वाना है तो जो डॉक अधिकारी है वो ऑफिसर आपको तभी छोड़ेगा जब पहले आप डॉक चालान भरिए, उसका चार्जेस पे करिए, तब फिर वो छोड़ेगा। ठीक है ना, और उसकी एक फोटो कॉपी आपको दे दी जाती है रसीद के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट डॉक्यूमेंट है आयात के सिलसिले में। देखिए डॉक्यूमेंट छोटे मोटे और भी हो सकते हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगला है गोदी वारंट यानी कि डॉक वारंट। समझते हैं इसके बारे में, ये भी डॉक से संबंधित है। बंदरगांव पर बने प्रतिबंधित गोदामों में माल रखवाने पर गोदाम अधिकारी माल प्राप्ति की जो रसीद देता है उसे गोदी वारंट कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर आपने उस पर आयात कर नहीं दिया या जब तक नहीं दिया, ठीक, तो वो माल कहाँ पे रख दिया जाएगा, आपका बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपका माल इस बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया गया है तो जो डॉक ऑफिसर होगा वो आपको क्या देगा, एक रिसीट देगा जिसका नाम क्या होगा, डॉक वारंट।
तो इस बात का सबूत होगा कि भाई आपका माल जिसकी डिटेल ये है वो इस तारीख में इस समय इस जगह पे रख दिया गया है, जिसका ये चार्ज लगेगा। ठीक है, दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से आप जब भी इसको छुड़ा के ले जाएंगे आप ये चार्जेस हमें गोडाउन रेंट के तौर पे दीजिए। ठीक, ये सारी डिटेल इसमें रहती हैं। ये क्या कहलाएगा, हमारा डॉक वारंट। पढ़ लेते हैं इसके बारे में जरा। प्रतिबंधित गोदाम में माल तब रखवाया जाता है जबकि कार्यकर्ता या उसका प्रतिनिधि तत्काल कर देने में समर्थ ना हो अथवा माल पुनर्निर्यात के लिए हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुनर्निर्यात के केस में क्या होता है कि आपको माल वहीं पर छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसको बेचने के लिए नहीं ला सकते। आपने माल कहाँ के लिए लिया था भाई, आपने इंपोर्ट किया एक्सपोर्टर से, अब माल आपके पास आ गया, लेकिन आपको किसी अदर कंट्री में वो बेचना है, तो आप अपनी इस कंट्री में नहीं ले जा सकते। ठीक है, उसको वहीं पर छोड़िए। ठीक, तो तब भी आपका माल जब तक आप उसे दूसरी कंट्री में बेचने की व्यवस्था नहीं कर देते, कहाँ रखा रहेगा, गोडाउन में रखा रहेगा, उस बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा रहेगा, और डॉक वारंट आपको तब भी इशू किया जाएगा। ठीक है, बस ये है कि अगर आप पुनर्निर्यात कर रहे हैं तो आपका आयात कर नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है, गोदी वारंट का बेचान व हस्तांतरण किया जा सकता है और जो भी व्यक्ति इसे लाकर देगा उसी को गोदाम से माल दिया जाएगा, किंतु माल लेते समय गोदाम का किराया और आयात कर यदि पहले से चुकाया नहीं गया है चुकाना पड़ता है, और यदि वस्तु पुनर्निर्यात के लिए हो तो उस पर आयात कर नहीं लगेगा। यदि बिना कर का भुगतान किए माल को गोदाम से निकाल लिया जाए तो आयातकर्ता या उसके प्रतिनिधि को भारी दंड भुगतना पड़े, तो वो निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, तो पुनर्निर्यात करना है तो आयात कर नहीं देना होगा, लेकिन आप बाद में जाके डिलीवरी ले रहे हैं माल की तो आप गोडाउन रेंट चुकाइए। ठीक है, और जो आपका आयात कर है वो चुकाइए और छुड़ा लीजिए। ठीक है, आपको ये रसीद दे दी जाएगी डॉक वारंट, इसको दिखा के आप छुड़ा सकते हैं। ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि गोदी वारंट पर टिकट लगाना आवश्यक है। इस पे एक टिकट लगेगा। यदि चाहे तो माल को कई भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग गोदी वारंट बनाया जा सकता है। इससे माल की सुपुर्दगी हिस्सों में सहज से ली जा सकती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि चाहे तो वो इंस्टॉलमेंट में माल को छुड़ा सकता है, तो इंस्टॉलमेंट में अगर छुड़वा रहा है तो जितनी इंस्टॉलमेंट बना रहा है उतने अलग अलग से डॉक वारंट बना ले। इससे क्या है, छुड़ाने में आसानी होगी। ठीक है ना, जैसी सुविधा हो। ठीक, तो ये केवल इस बात का सबूत है कि आपका माल बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा गया है, इसकी ये डिटेल है। आप गोडाउन रेंट चुकाइए जब तक रखा रहेगा, और आयात कर अगर आप पुनर्निर्यात नहीं कर रहे हैं तो उसे चुकाइए, चाहे किश्तों में दे रहे हैं, और इसको ले जाइए। ठीक है, तो ये इसलिए था। तो दोस्तों आज हमने आयात में प्रयुक्त होने वाले मुख्य प्रलेखों के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निर्यात में प्रयुक्त होने वाले मुख्य प्रलेख। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वाकई पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।